हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश करेंगे, जीरो टू एंड, शुरू से लेके एंड तक। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से इन डेप्थ में समझेंगे। ये नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में इतनी इजी लैंग्वेज में आपको पूरा का पूरा चैप्टर करा दूंगा कि 8 नंबर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पक्के हो जाएंगे। करना क्या है, बैठो आराम से, नेक्स्ट 45 टू 50 मिनट्स निकाल लो और उसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लो। देन क्लास आपको 1 से 2 घंटा निकाल के नेक्स्ट डे इसको अच्छे से लर्न करना है और फिर इसको कॉपी में लिखना भी, एटलीस्ट हेडिंग जरूर लिखना है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैप्टर को कोशिश करना कि अच्छे से खत्म कर दो नेक्स्ट 2 to 3 डेज के अंदर। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, आप सबको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इन 5 फंक्शन से मिलकर बनता है। प्लानिंग के अंदर आपने पूरा का पूरा रोड मैप डिसाइड कर लिया कि आपको गोल कैसे अचीव करना है, कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा और किसको सिलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, सब आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन प्लान पेपर पे तो बनेगा नहीं, वर्कर के साथ कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। और जब वर्कर के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो हवाई बातें थोड़ी करेंगे, कुछ रिसोर्सेज भी तो अरेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं 95% लेके आऊंगा, तो भैया मुझे कुछ किताबें खरीदनी पड़ेंगी, कुछ ट्यूशन्स लगवाने पड़ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज, कुछ मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, कुछ सैम्पल पेपर की बुक खरीदनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा नोटबुक, कुछ एक्स्ट्रा पेन, कुछ कैलकुलेटर, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्टिकी नोट्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग का यही मतलब है, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करना, चाहे वो मैन हो, चाहे वो रिसोर्सेस हो, मटेरियल हो, एवरीथिंग सबको ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना, एक साथ लेके आना ही क्या है क्लास, ऑर्गेनाइजिंग। Sorry. In general words, organizing refers to arranging everything in orderly form and making most efficient use of resources. In general words, organizing refers to arranging everything in orderly form and making most efficient use of resources. हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना और क्लास उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। जैसे स्कूल जो है एक स्पोर्ट्स डे या एनुअल फंक्शन प्लान करता है, तो सारे टीचर स्टूडेंट जो हैं उनको अलग अलग तरीके से काम दे दिया जाता है कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम इस तरीके से काम करोगे, माल ये लेके आएगा, बनाएगा ये, और सेल ये करेगा, या फिर क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ये करेगा। ये सारे के सारी चीज जो चल रही है ना, इसे क्या बोलते हैं क्लास, ऑर्गेनाइजिंग। सिंपल सी बात बोलूँ तो आपने बर्थडे की पार्टी आप ऑर्गेनाइज करते हो ना, घर में शादी ब्याह फंक्शन भी तो ऑर्गेनाइज होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं क्लास, ऑर्गेनाइज करना। कि भाई इस चीज को कौन ऑर्गेनाइज करेगा, यानी कौन सारा का सारा काम संभालेगा, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। राइट, अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर 4 ही स्टेप्स। सबसे छोटा प्रोसेस है आइडिया, IDEA की जगह AE कर लेना, ये निमोनिक कोड हो गया, ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है। I फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, D फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, A फॉर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और E फॉर स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दीज आर द 4 स्टेप्स, यानी ये पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है उसके स्टेप्स है। आइडिया IDEA, EA की जगह AE कर देना बस, ठीक है। तो ये 4 के 4 स्टेप्स आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। एक बार कमेंट सेक्शन में जाके इन 4 के 4 स्टेप्स को लिख के दिखाओ, और पहले मीनिंग समझ लो, फिर लिख के दिखाना, आसानी होगी याद करने में। अब जो पूरा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, ये शुरुआत होता है आई से। आइडिया में सबसे पहले क्या है, आई फॉर होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ करते क्या है, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि यार हमारा टोटल काम कितना है, और इस काम के छोटे छोटे पार्ट करते हैं, 2 3 4 डिपेंडिंग अपॉन वर्क, और एक इंडिविजुअल को एक ही काम देते हैं, मैचिंग टू हिज स्किल्स, मैचिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, हिज एक्सपीरियंस, हिज इंटरेस्ट, हिज एक्सपर्टाइज, और इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन वर्क। आइडेंटिफाई करो कौन कौन सा इंसान क्या क्या काम कर सकता है और काम को उस हिसाब से बांट दो, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। This function begins with the division of total work into smaller unit. Each unit of total work is called a job. जो
एक काम है ना, उसको क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं। एंड वन पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट असाइन ओनली वन जॉब, एक इंसान को एक ही काम देना है, मैचिंग टू हिज स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे बड़ी जो खास बात है वो है स्पेशलाइजेशन की, यानी कि स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है, आप एक इंसान को उसके मैचिंग का, उसके इंटरेस्ट का काम दे रहे हो, बस तुझे भाई यही काम करना है, तो ऑब्वियसली वो काम करते करते क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। दिस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो आइडिया, आईडी ई ए की जगह ए ई में आई फॉर क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, यहीं पे क्लास में याद हो जाएगा। देखते चलो, आराम से क्लास बैठो, लीड लगाओ और आराम से मेरी बातों को सुनते चलो। हो सके तो कुछ नोट करना हो, नोट भी कर लेना। सेकंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हम क्या करते हैं, काम को तो आइडेंटिफाई कर दिया, अब एक जैसा काम जो लोग कर रहे हैं उनको एक कमरे में डाल दिया, उसका बना दिया एक डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन करने वाले सारे लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स करने वाले सारे लोग सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग करने वाले सारे लोगों को इकट्ठा एक साथ एक स्पेस दे दिया, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसी को बोलते हैं डिपार्टमेंट बनाना, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो एक जैसा काम करने वाले लोगों को एक तरफ डाल दिया। लेकिन डिपार्टमेंट एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है। कैसे? प्रोडक्ट के बेसिस पे, एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट, दूसरे प्रोडक्ट का दो डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट, यानी जो कंपनी जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है उतने डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट ए का एक डिपार्टमेंट। जैसे पतंजलि टूथपेस्ट का अलग डिपार्टमेंट है, हेयर ऑयल का अलग डिपार्टमेंट है, घी का अलग डिपार्टमेंट है, कोकोनट ऑयल का अलग डिपार्टमेंट है, राशन का अलग डिपार्टमेंट है, इस तरीके से। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब डिपार्टमेंट बनाना। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या? हियर जॉब्स ऑफ सिमिलर कैटेगरी आर पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। कॉमन वे ऑफ डिपार्टमेंट आर, दो तरीके से हो सकते हैं। पहला है फंक्शनल, जब हम फंक्शन के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन में, सेल्स वाले सेल्स में, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में, एचआर वाले एचआर में। और डिविजनल डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट के बेसिस पे, पहला ए प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट, बी प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट, सी प्रोडक्ट सी डिपार्टमेंट, जितने प्रोडक्ट उतने डिपार्टमेंट, राइट? तो दो तरीके से हम डिपार्टमेंट बना सकते हैं। फंक्शन में क्या होता है? अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। एक जैसा काम करने वाले लोग एक डिपार्टमेंट में। एग्जाम्पल, ऑल दी जॉब related to production are group under the production department. अब division क्या होता है? Under this method job related to one product are group under one department. Example, cosmetic और medicine, दो कंपनियां, दो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, तो कॉस्मेटिक का परचेज, कॉस्मेटिक का सेल, कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन सब कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के अंदर, मेडिसिन का परचेज, मेडिसिन का प्रोडक्शन, मेडिसिन का सेल, मेडिसिन की मार्केटिंग सब मेडिसिन डिपार्टमेंट में। तो काम के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप डिपार्टमेंट बनाते हो तो उसे बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। और क्लास अगर आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाते हो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट यानी कि डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब आपने एक एक इंसान को उसका काम समझाना है। भाई देखो, तुम्हारा ये काम है, तुमको ये पूरा का पूरा पेपर हम दे रहे हैं, इस पेपर को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर लिखा हुआ है तुम्हारा क्या क्या काम है, तुम्हारा रोल क्या क्या है कंपनी में, तुम्हारी क्या पोजीशन है, तुम्हें क्या क्या काम करना है, ये सारी चीज तुमको हम समझा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी कि उनको उनकी ड्यूटी बताना, काम बताना, जॉब को एक्सप्लेन करना। हियर डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर असाइंड ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयज आर असाइंड ड्यूटीज बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट। हम उनको एक डॉक्यूमेंट देते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर सारा लिखा रहता है कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है जॉब के टुवर्ड्स, जिस काम के लिए तुमको रखा है तुम्हारी ड्यूटी क्या क्या है। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, राइट? चौथा सॉरी और आखिरी है establishing reporting relationship. I for identification and division of work, D for departmentalization, A for assignment of duties और E for होता है establishing reporting relationship। कौन किसको रिपोर्ट करेगा? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी के अंदर आपने हर एक इंसान को ड्यूटी दे दी, लेकिन उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ पावर भी देना पड़ेगा, और जिस इंसान के पास ज्यादा पावर चला जाता है वो बन जाता है सुपीरियर यानी बॉस। जिसके अंदर कम पावर चला गया, जिस इंसान के पास कम पावर पहुंचा है क्योंकि कम काम है, तो वो बन गया सबऑर्डिनेट। और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कि ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट
सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा, मैं अपने बॉस को रिपोर्ट करूंगा, मेरा बॉस थोड़ी मुझे रिपोर्ट करेगा, मैं काम करके अपने बॉस को रिपोर्ट करूंगा। तो यानी कि जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। तो इस पूरे स्टेप से ये हमें पता चल जाता है कि हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इसको बोलते हैं स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। और इसी से पता चलता है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। ठीक है, सुपीरियर मतलब नीचे लेवल पे जो काम कर रहा है एम्प्लॉई, सुपीरियर मतलब हो गया एम्प्लॉयर जो उससे काम करवा रहा है। टू परफॉर्म द असाइनमेंट जॉब, जो भी असाइन जॉब दिया गया है मैनेजर्स और बाय द मैनेजर्स, इंडिविजुअल नीड सम अथॉरिटी, इंडिविजुअल को थोड़ा पावर चाहिए। सो इन फोर्थ स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग all the individuals are assigned some authority matching to the responsibility. This leads to creation of superior subordinate relationship. यहाँ पे एक superior और subordinate का relationship बन जाता है। The individual having higher authority become the superior, और जिसके पास कम authority है वो बन जाता है subordinate. Here managerial hierarchy, क्लास hierarchy पता है क्या होता है आपको? लाइन बाय लाइन, पुलिस में होता है ना क्लास, जैसे मान लो हवलदार है यानी कि कांस्टेबल है, फिर उसके बाद आता है हेड कांस्टेबल, फिर आता है क्लास सब इंस्पेक्टर, फिर आता है इंस्पेक्टर, इस तरह से लाइन बाय लाइन चलता रहता है ना हिरार्की। उसी तरीके से यहाँ पता चल जाता है कि हिरार्की क्रिएट हो जाता है और जिसकी वजह से स्केलर चेन भी फॉलो हो पाता है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन वर्क, काम को बांटा, जिसके अकॉर्डिंग जो उसका बनता है काम दे दिया, फिर डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, फिर सबको आपने ड्यूटी समझाई, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया, और फिर इस्टेब्लिश हो गया कौन किसको रिपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर आपने ड्यूटी दी है तो उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए पावर भी दोगे आप, और जिसके पास ज्यादा पावर गया ही बिकम सुपीरियर, जिसके पास कम है वो बन गया सबऑर्डिनेट। तो मुझे बताओ क्लास, वीडियो को लाइक करके और कमेंट में आईडीए की फुल फॉर्म लिख के कि क्या आपको प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग याद हुआ या नहीं हुआ, और अगर हो गया तो कमेंट्स में या अपनी नोटबुक में एक बार सॉरी लिख के जरूर दिखाओ। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजिंग के इंपोर्टेंस क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन। ऑब्वियसली आप एक जैसा काम अगर करते जा रहे हो, वो भी काम आपको आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टाइज, आपका इंटरेस्ट, आपकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए दिया है, तो ऑब्वियसली आप स्पेशलाइज हो जाओगे। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कोई क्लास इंडिपेंडेंट नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबको एक दूसरे से बातचीत करनी है और कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है। एक्सपेंशन इन ग्रोथ, नए नए अगर आपने 2 डिपार्टमेंट बनाए हैं, आपको नया प्रोडक्ट लेके आना है तो आसानी से आप तीसरा डिपार्टमेंट भी बना सकते हो। नेक्स्ट है रोल क्लैरिटी, हर एक इंसान को पता रहता है उसका रोल क्या है। क्यों? जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने हर एक इंसान को समझा रखा है कि तुम्हारा ये रोल है, तुमको ये काम करना है, तुम्हारी ये अथॉरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबको रोल क्लियर है और इससे रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता। ये पॉइंट तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज हम वेस्ट यहाँ पे नहीं होने देंगे। जितना रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जितने रिसोर्सेज चाहिए उतने रिसोर्सेज का हम यूटिलाइज करेंगे, उसको वेस्टेज नहीं करेंगे। तो सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन। ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क ईच इंडिविजुअल इज स्पेशलाइज इन हिज वर्क। हर एक इंसान का अपना अपना काम है और यही काम करते करते वो क्या बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है। इसका फ्रेमिंग का काम है, इसका शेडिंग का काम है, इसका पेंटिंग का है, इसका इंस्पेक्ट करने का काम है, इसका शिपिंग का काम है। हर किसी इंसान का अपना अपना काम है। ठीक है। रोल क्लैरिटी इन ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स आर assign job responsibility and authority. The role of every manager is clear. हर किसी को पता है तुमको ये पावर मिला है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, तुमको पता है तुम्हारा काम क्या है। Coordination. In any organization, every department is linked with the other department. Hence, member of each department coordinate with other department. भाई सेल्स वाला पूछेगा प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन वाले का सेल्स से पूछेगा, परचेज वाला फाइनेंस से पूछेगा, फाइनेंस वाला परचेज से पूछेगा भाई तुम्हें कितना बजट चाहिए। हर डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, ये नहीं कि मैं डिपार्टमेंट बिना किसी से बात करे नहीं कर सकते आप, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। ऑप्टिमम utilization of resources in organizing function there are very few chances of duplication of work. Every individual is specialized about the work, hence resources are utilized carefully without any wastage. हर किसी को, इंसान को अपना काम पता है, हर कोई स्पेशलाइज है अपने काम के अंदर, तो भैया रिसोर्सेज का वेस्टेज क्यों ही होगा। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। अगर आप इतनी सारी चीजें करोगे तो ऑब्वियसली आप एक्सपेंड करोगे और ग्रो करोगे। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, कंपनीज कैन इजीली मीट द चैलेंजेस एंड एक्सपेंड देयर
बिजनेस। तो जब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, हर किसी का रोल क्लियर है, तो ऑब्वियसली बिजनेस एक्सपैंड करेगा, ग्रो करेगा। आप नए नए डिपार्टमेंट को, नए नए ब्रांचेस को अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हो। लाइक अभी आप 3 प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपके 3 डिपार्टमेंट है, 1 प्रोडक्ट 1 डिपार्टमेंट। फिर आप एक चौथा प्रोडक्ट ऐड करोगे तो क्लास इजीली आप चौथा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो एग्जिस्टिंग 3 प्रोडक्ट को, एग्जिस्टिंग 3 डिपार्टमेंट को बिना हैम्पर किए हुए, बिना क्लास इनको परेशान किए हुए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सुनो मेरी बात, जब आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हो तो ऑटोमेटिकली एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। व्हेन द मैनेजर्स आर performing organizing function, an organizational structure gets created automatically which define, जो क्या बताता है कि जॉब पोजीशन क्या क्या है, अथॉरिटी किसकी क्या क्या है, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीजें क्लास पता चल जाता है। एक ढांचा क्रिएट हो जाता है, कौन किसका बॉस बनेगा, कौन किसका एम्प्लॉई बनेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके पास क्या क्या अथॉरिटी है, किसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीजें क्लास अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब एक मैनेजर को बहुत सारे एम्प्लॉयज को मैनेज करना होता है, तो एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकता है अच्छी तरीके से कि ज्यादा दिक्कत भी ना हो और खाली भी ना हो। ऐसा नहीं कि बहुत कम मैनेज कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवरलोड है, ऐसा नहीं। इफेक्टिवली तरीके से आप कितने वर्कर को मैनेज कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इट मींस द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कैन बी वर्क अंडर वन सुपरवाइजर या वन सुपीरियर। तो एक सुपीरियर के अंडर में कितने लोग काम कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन 2 तरीके का होता है क्लास, टॉल स्ट्रक्चर या नैरो, वाइड या फ्लैट। ध्यान रखना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 2 होते हैं, टॉल या फ्लैट। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नैरो मतलब टॉल होता है। A narrow span of control या management is the management style where supervisors manage only a small number of employees. It result tall structure. तो अगर आप थोड़े लोगों को ही मैनेज कर रहे हो, बस आपने 2-4 को मैनेज किया, फिर उस 2-4 ने नीचे के 8-10 को मैनेज किया, फिर 8-10 ने नीचे के 15-20 को मैनेज किया, थोड़े थोड़े मैनेज कर रहे हो, उसको बोलते हैं नैरो यानी पतला या टॉल स्ट्रक्चर। लाइक दिस, इसने 2 को मैनेज किया, फिर इसने 2 को मैनेज किया, तो ये लंबा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं टॉल स्ट्रक्चर या नैरो स्ट्रक्चर। वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे एक इंसान काफी लोगों को मैनेज कर सकता है, दिस इज कॉल्ड फ्लैट स्ट्रक्चर। Wide span of control means that manager can supervise and control effectively a large number of persons at a time. इससे क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, नैरो क्या है, वाइड क्या है, तो ध्यान रखना। नैरो मतलब टॉल, वाइड मतलब फ्लैट। नैरो मतलब एक इंसान कुछ ही लोगों को मैनेज करता है बस, और वाइड मतलब एक इंसान काफी सारे लोगों को इकट्ठा मैनेज करता है, राइट। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना 2 तरीके के होते हैं, ध्यान समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड करो, इसलिए थोड़ी खांसी है, गले में प्रॉब्लम है। 100% टॉपिक आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, फंक्शनल और डिविजनल। ये आपने पहले भी पढ़ा। जब हम फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, एक जैसा काम करने वाले लोग एक तरफ, प्रोडक्शन वाले सारे लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स वाले सारे लोग सेल्स डिपार्टमेंट में, फंक्शन मार्केटिंग वाले सारे लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस वाले सारे लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में, शिपिंग वाले सारे लोग शिपिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो एक जैसा काम करने वाले लोगों को अगर आप एक तरफ डाल देते हो, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन जब आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हो, 1 प्रोडक्ट 1 डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। तो व्हेन द जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप अंडर 1 डिपार्टमेंट, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन जब व्हेन अंडर दिस स्ट्रक्चर जॉब रिलेटेड टू 1 प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर 1 डिपार्टमेंट, 1 प्रोडक्ट का 1 डिपार्टमेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं और डिवीजन स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है,
अब एक जैसा काम, ये ना थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो कुछ चीज ऐसी होती है ना जो आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना, पढ़ना नहीं है, थोड़ा उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है, फील करना है। अब आप इमेजिन करो एक जैसा काम करने वाले लोग अगर आप एक तरफ डाल देते हो, प्रोडक्शन वाले सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, सेल्स वाले सारे सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो क्या उसका फायदा होगा? खुद से सोचो क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा, बेनिफिट्स इन specialization. When the activities are classified as per the skills qualification and activity related to same function are grouped under same department, it leads to specialization. एक ही काम करते करते वो specialize हो जाएगा। बाकी आप सब एक काम कर रहे हो और ये भी वही काम कर रहा है इंस्पेक्ट करने का, तो सबके ऊपर ध्यान रखना, नजर रखना आसान हो जाएगा। लाइक अगर मैं सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, पूरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं उनका अकाउंट्स का टेस्ट लेना मेरे लिए आसान हो जाएगा। कोई अकाउंट्स का पढ़ रहा है, कोई इको का पढ़ रहा है, कोई बीएसटी का पढ़ रहा है, कोई मैथ्स का पढ़ रहा है, कोई फिजिकल पढ़ रहा है, तो मैं उन सब पे नजर नहीं रख पाऊंगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सुपरविजन करना, सबके ऊपर ध्यान रखना, सबकी गलतियों को सुधारना, है ना, ये सब करना आसान हो जाता है functional में। The supervisor become familiar with the type of task to be performed because all the tasks are related to one function only. As a result, he can easily supervise and guide employee. तीसरा, कोऑर्डिनेशन आसान है। सब लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं तो सबके बीच में तालमेल बना रहेगा। सभी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, सबको एक दूसरे का काम पता है, एक दूसरे की बात पता है, तो कोऑर्डिनेशन करना आसान है। ऑल द डिपार्टमेंट आर इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक विथ ईच अदर, तो वन डिपार्टमेंट डिपेंड अपॉन अदर डिपार्टमेंट, सो इट लीड्स टू इजी कोऑर्डिनेशन। अब ये भी है कि एक दूसरे से सब लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन परचेज वाले सेल से भी कोऑर्डिनेट करेंगे, तो सेल वाला बताएगा कि यार मार्केट में लोग रियली में क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन वाला उस हिसाब से प्रोडक्शन करेगा। तो बातचीत बहुत जरूरी है, तो एक दूसरे से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो जो फंक्शन स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से हो जाता है। अगला, इट हेल्प्स इन मैनेजरियल हियरार्की। Manager of the one department are performing same type of functions again and again, which make them specialize and improve efficiency. तो इससे होता क्या है क्लास, जो मैनेजर की एफिशिएंसी है ना वो भी बढ़ेगी। यार एम्प्लॉय बार बार काम करते करते एक्सपर्ट नहीं होगा, मैनेजर भी बार बार काम करते करते क्लास एक्सपर्ट बन जाता है मैनेज करने में। इफेक्टिव ट्रेनिंग, सब लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, एक जैसा काम करने वाले लोग एक डिपार्टमेंट में, तो जो ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर है उसके लिए भी आसान है कि सबको एक ही काम का ट्रेनिंग देना है। जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है उसको प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में ही समझाना है, उसको सेल्स टेक्निक के बारे में नहीं समझाना। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत आसान है कि सबको एक ही जैसा ट्रेनिंग देना है। इफेक्टिव ट्रेनिंग, it makes training of the employees more easy as they train in limited type of skills, that is employee of production department are given training only production technique, right? लेकिन फंक्शन स्ट्रक्चर का कुछ घाटा भी है। एक जैसा काम करने वाले लोग अगर एक तरफ हैं तो कुछ नुकसान भी है उसके। जैसे पहला नुकसान क्या है, जो डिपार्टमेंट है ना वो स्पेशलाइज हो जाएगा अपने तरीके से, लेकिन वो कंपनी का पूरा प्रोस्पेक्टस कभी देखेगा नहीं। कंपनी का ग्रोथ होना हो, बस मेरा डिपार्टमेंट है, मेरा ग्रोथ हो जाए, मेरे डिपार्टमेंट का काम हो जाए बस। व्हेन द डिपार्टमेंट बिकम टू लार्ज, जब डिपार्टमेंट बहुत बड़ा हो जाता है ना तो फिर कोऑर्डिनेशन भी खत्म हो जाता है। द डिपार्टमेंट लीड्स टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर ओन डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं क्लास अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। लाइक प्रोडक्शन वाला बोलेगा मेरे को कम पैसे दिए, सेल्स वाला बोलेगा मेरे को कम बजट दिया गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। When the organization goal is not achieved, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पेपर में आता है, अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो आप किस डिपार्टमेंट की गलती बताओगे। मान लो आपने ये पेन बनाया, ये पेन नहीं बिका, तो इसका परचेज, इसका प्रोडक्शन, इसका मार्केटिंग किसको जिम्मेदार ठहराओगे? हर कोई बोलेगा अरे उसकी वजह से नहीं हुआ, अरे उसकी वजह से नहीं होगा, लेकिन आप किसी एक को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते, अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सब लोग मिलके एक चीज बना रहे हैं, तो किसकी गलती से नहीं बना वो चीज या सेल नहीं हुआ आप पता नहीं कर सकते। तो ये बहुत ध्यान रखना है क्लास। सर हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड, जिसकी वजह से क्लास कंपनी का गोल अगर नहीं अचीव हुआ तो आप किसी को अकाउंटेबल ठहरा नहीं सकते। अगला क्या है, इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन ओनली। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर एम्प्लॉयज को आपने सिर्फ एक ही काम की ट्रेनिंग दी है, तो कल को अगर उससे कोई दूसरा काम कराना हो तो वो भी संभव नहीं है। ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी अदर फंक्शन, जिसकी वजह से इनफ्लेक्सिबिलिटी है, वर्कर को बार बार
वही काम ही करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ डिविजनल स्ट्रक्चर, दो तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। फंक्शनल समझ लिया, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लिया। प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट। और बता दूं, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना, ये उनके लिए है जो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट में ना फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो। लेकिन वो कंपनी जो मल्टी प्रोडक्ट बनाती है, जो मोर देन वन प्रोडक्ट बना रही है, उसके लिए सुइटेबल है डिवीजन स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। वहां पे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको भी मतलब प्रोडक्ट तो बहुत सारे बना रहे हैं, लेकिन हर एक प्रोडक्ट क्लास क्या है, स्पेशलाइज तरीके से बनता है। प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन है, वहां पे फंक्शन में स्पेशलाइजेशन था, ठीक है। केस स्टडी में काम आएगा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। All the activity related to one type of product are grouped under one department. This leads to product specialization. इससे क्या होता है क्लास, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। आप उस प्रोडक्ट में एक्सपर्ट बन जाते हो, उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज बन जाते हो। नेक्स्ट है फास्ट डिसीजन मेकिंग। आपका प्रोडक्ट आपके डिपार्टमेंट के हाथ में है। मान लो ये रूम जो है ये वन प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट है, इसमें सब लोग बैठे हुए हैं, तो हम सब आपस में कनेक्ट करेंगे। प्रोडक्शन वाला भी यहीं बैठा है, सेल्स वाला भी यहीं बैठा है, तो कुछ किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट होती है। वन प्रोडक्ट हैज वन डिपार्टमेंट, सो इट टेक्स लेस टाइम इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। अकाउंटेबिलिटी, अब यहाँ पे कंपनी के 5 प्रोडक्ट हैं, है ना। पतंजलि का एग्जाम्पल दिया, मान लो हेयर ऑयल हो गया या टूथपेस्ट हो गया, फिर क्लास घी हो गया, या फिर क्लास पतंजलि का राशन हो गया, या और कोई एडिबल ऑयल हो गया। तो अब उस सिचुएशन में जिस प्रोडक्ट की सेल नहीं हुई वही डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा ना, वो किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। जो प्रॉब्लम फंक्शनल के अंदर था वो डिविजनल में नहीं है। वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट, तो जो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट की सेल नहीं हुई वो डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। यू कैन इजीली फिक्स अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही इन डिविजन स्ट्रक्चर, हेंस परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कैन बी असेस्ड इजीली। फ्लेक्सिबिलिटी, अब मैं मान लो वन डिपार्टमेंट के अंदर हूं, ठीक है। अब उसमें प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट, वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट, तो वो इंसान उसका प्रोडक्शन सेल परचेज वो मैनेज कर सकता है। प्रोडक्शन नहीं करेगा सेल करेगा, सेल नहीं करेगा परचेज करेगा, क्योंकि वन प्रोडक्ट का वन डिपार्टमेंट, वन फंक्शन का वन डिपार्टमेंट नहीं है। तो एक इंसान कई सारे फंक्शंस को इजीली कर सकता है उस प्रोडक्ट के अंदर। एम्प्लॉय ऑफ वन डिपार्टमेंट कैन डू डिफरेंट फंक्शन विद इन द डिपार्टमेंट, तो अलग अलग काम वो कर सकते हैं डिपार्टमेंट के अंदर। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आपके पास 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर ए, प्रोडक्ट नंबर बी, सी। अब आप चौथा प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो ना, तो ये छिड़ेंगे नहीं, ये अपनी जगह पर रहेंगे, एक नया प्रोडक्ट आसानी से ऐड हो जाएगा। तो यानी कि एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, नया डिपार्टमेंट आप आसानी से ऐड कर सकते हो। तो ग्रोथ और एक्सपेंशन आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। लेकिन यहीं पे अगर फंक्शनल होता तो ये परचेज है, सेल्स है, मार्केटिंग है। नया प्रोडक्ट आता तो नया प्रोडक्ट का भी परचेज होता, नए प्रोडक्ट का भी सेल्स होता, नए प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग होती, तो सारे जो डिपार्टमेंट है उनमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता। लेकिन अगर डिपार्टमेंट ही बस वन प्रोडक्ट का वन डिपार्टमेंट है, तो नया प्रोडक्ट आएगा तो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को कोई छेड़खानी नहीं होगी, यानी ग्रोथ करना, एक्सपेंड करना डिविजनल में ज़्यादा आसान है। New department can easily introduce by addition of new department without affect other departments. लेकिन डिविजनल का कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो फंक्शनल और डिवीजन को पहचानना, उसके मेरिट डिमेरिट्स को लिखना पेपर में पक्का आएगा, तो आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ के चलना। ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, भाई मेरे प्रोडक्ट की सेल हो जाए, भले ही कंपनी का सेल हो चाहे ना हो। कंपनी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब कंपनी रिसोर्सेज बांटेगी कि मैं प्रोडक्ट 1 पे कितने पैसे खर्च करूं, प्रोडक्ट 2 पे कितने पैसे खर्च करूं, तो भैया लड़ाई झगड़ा होता है, सबको लगता है हमें कम पैसा दिया। डिवीजन के अगर ये स्ट्रक्चर आपको रखना है तो पैसा बहुत चाहिए आपको, मतलब यूज कैपिटल चाहिए होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ना 2 तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, इस सिलेबस में रिसेंटली ऐड किया गया है, तो आप ध्यान समझना, इसको भी बहुत आसान है और चैप्टर काफी बड़ा है। तो ये जो टॉपिक है ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्लास इक्विवेलेंट इंपोर्टेंट है। देखो 2 तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है पहले समझते हैं फिर पढ़ेंगे फॉर्मल लाइंस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे काम की बातें हो रही हैं, जहां सिर्फ
काम की बात है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल, टारगेट्स, अचीवमेंट्स, है ना, ये सारी चीजें किसके अंदर आते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन क्या हम हमेशा फॉर्मली काम करते रहेंगे 8 घंटे तक? नहीं, तो हमें कुछ ब्रेक भी चाहिए, कुछ गपशप करना, कुछ खेलना कूदना, कुछ इधर उधर की बातें करना, वो भी जरूरी है। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेंगे ना, अपने आप ही हमारा एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगा। जब आप किसी नए स्कूल में जाते हो, है ना, तो उसमें आप सारे दोस्त पहले फॉर्मल होते हैं, धीरे धीरे बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है, फिर वो इनफॉर्मल बन जाता है। तो अगर आपको लंबे समय तक टिक के काम करना है तो वो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। ये बहुत स्ट्रेस क्रिएट करता है और ये स्ट्रेस को रिलीज करता है। क्या समझते हैं डिटेल में अब? When the managers are carrying organizing process, then as a result of organizing process an organizational structure gets created automatically, जिसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहां पे सिस्टमेटिक तरीके से काम की बात होती है। इफ फॉर्मल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, individuals are assigned various job position. While working at those job position, the individuals interact with each other. फॉर्मल काम जब हम करते रहते हैं ना, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करते करते उनमें डेवलप होता है कुछ सोशल फ्रेंडली ग्रुप या एक फ्रेंडली रिलेशनशिप, जहां पे नेचुरल लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप क्रिएट होती है। दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स एक और स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसका नाम होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कुल मिला के अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जहां अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म किया तो अपने आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जहां पे सिस्टमेटिक वर्किंग की बात होगी, गोल की, अथॉरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ऑब्जेक्टिव की, अचीवमेंट की, उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम गोल को अचीव करने जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप होता है, जहां गॉसिप होता है, हंसी मजाक होता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लास इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो हमारे स्ट्रेस को रिलीज करता है, राइट। अब एडवांटेज क्या है? बहुत सिंपल सा क्लास टॉपिक है ये। अगर आप फॉर्मली चीज को करोगे तो काम सिस्टमेटिक तरीके से होगा, और फॉर्मल में हमेशा स्केलर चेन फॉलो होता है, आपको हेल्प करेगा गोल को अचीव करने में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन भी होता है, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, और ज्यादातर ध्यान किस पे दिया जाएगा? काम पर दिया जाएगा, राइट। लेकिन डिसएडवांटेज क्या क्या है? डिले इन एक्शन, जहां पे स्केलर चेन फॉलो होता है ना, वहां पे सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आता है, जिसकी वजह से कई बार डिले हो जाता है काम में। एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, ये भी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि काम होता है, डिसएडवांटेज ये कि सिर्फ और सिर्फ काम होता है। तो सिर्फ और सिर्फ काम होगा तो टेंशन तो होगी, सरदर्द होगा। इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज की कुछ सोशल नीड भी है। वो टीचर जो आके आपको 1 घंटा सिर्फ पढ़ा के ही चला जा रहा है, थोड़ा भी बीच में आपको रिलीफ का मौका नहीं दे रहा, थोड़ा स्ट्रेस रिलीज का मौका नहीं दे रहा, थोड़ा हंसी मजाक वो मौका नहीं दे रहा है, तो आप बोर हो जाओगे बहुत जल्दी। तो सोशल नीड एम्प्लॉयज के 8 घंटे एम्प्लॉय काम करता है, तो भैया आपको वो भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि फीडबैक करेक्ट नहीं मिलता। भैया फॉर्मली में आप डरते हो कि यार मैं समझ आया, टीचर बोलता है ना, खड़ूस टीचर अगर कोई है बोलेगा समझ आया, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि आप जानते हो मैं बोलूंगा नहीं समझ आया तो मुझे बहुत कूटा जाएगा, मुझे बहुत मारा जाएगा। लेकिन टीचर बहुत अच्छा है, आपसे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है टीचर का, आप वो समझता है आपको, तो आप बोलो बेटा समझ आया। वो अगर आपको नहीं आया तो आप बोलो सर नहीं आया समझ, फिर से समझा दो, तो आपको फिर से समझा देगा। तो फीडबैक करेक्ट मिलता है इनफॉर्मल में, फॉर्मल के अंदर क्लास आपको फीडबैक करेक्ट नहीं मिलेगा। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है क्लास? जहां पे गॉसिप, हंसी मजाक, एक सोशल नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। अब उसका एडवांटेज क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन, है ना। दोस्तों में देखते हो ना इन्फॉर्मेशन कैसे आग की तरह फैलती है, तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, सोशल नीड को फुलफिल किया जा रहा है, फीडबैक बहुत करेक्ट मिलेगा। कोऑर्डिनेशन फॉर्मल में भी है, कोऑर्डिनेशन इनफॉर्मल में भी है। इनफॉर्मल में भी आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हो, फॉर्मल में भी आप कोऑर्डिनेट करते हो। यूनिटी एंड टुगेदरनेस, देखो इनफॉर्मल में क्या होता है, यूनिटी बन जाती है और टुगेदरनेस बन जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्लास में देखो, जब पढ़ाई होती है सब लोग अलग अलग बैठे रहते हैं, लेकिन जब ब्रेक होता है तो सब लोग एक पास आके बैठ जाते हैं, एक दूसरे की सीट में आके बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। तो एक यूनिटी और क्लास टुगेदरनेस जो है वो डेवलप होता है सबके अंदर, ठीक है। घाटा यही है
इनफॉर्मल में अफवाहें फैलती हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं होता। अगर ज़्यादा इनफॉर्मल हो गए तो भैया नेगेटिव, टीचर ज़्यादा इनफॉर्मल हो गया तो पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, फिर एक नेगेटिव रिजल्ट बन जाएगा। और क्लास कई बार ज़्यादा इनफॉर्मल होने से ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी अचीव नहीं हो पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो उसको समझना आपके लिए क्लास बहुत आसान हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने का पावर, डिसीजन लेने का अधिकार, दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। लेकिन अब हम सारा काम क्योंकि खुद नहीं कर सकते, कोई भी इंसान सारा का सारा काम खुद नहीं कर सकता, तो अपने काम को नीचे लेवल पे किसी को देता है कि भाई तुम मेरा ये काम कर दो। लेकिन इस काम को करने के लिए उस नीचे लेवल पे जो बंदा है ना, उसे कुछ ना कुछ पावर भी चाहिए, कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी चाहिए, तभी वो काम को पूरा कर पाएगा। जब हम अथॉरिटी नीचे पास करते हैं ना, इसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब हम पावर किसी और को देते हैं। और पावर हम दे क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने उसे काम भी दिया है, उस काम को करने के लिए, पूरा करने के लिए उसे पावर लगेगा। जैसे पुलिस के पास अथॉरिटी होती है कि भाई कहीं पे हुड़दंग ना हो, कहीं पे कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, तो उसका जिम्मेदारी है कि भाई पुलिस को ध्यान रखना है कि चीज ना हो। लेकिन पुलिस को कुछ पावर भी दिया जाता है। अगर पावर नहीं दोगे ना तो कोई डरेगा भी नहीं पुलिस से, और पुलिस क्लास लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाएगी, राइट। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर्स डाउनवर्ड्स टू द सबऑर्डिनेट। तो नीचे लेवल पे काम को देते हैं, उस काम को पूरा करने के लिए नीचे लेवल पे कुछ पावर भी देना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट। डेलीगेशन इज अबाउट इंटरेस्टिंग समवन एल्स टू डू द पार्ट ऑफ योर जॉब। किसी दूसरे पे भरोसा करना कि वो आपके जॉब का, आपके काम का कुछ पार्ट कर सके। अ मैनेजर कांट डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ, हेंस ही डेलिबरेटली, जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, passes some of his responsibility to his subordinates. Manager also shares some of his authority with his subordinates so that responsibility can be carried out प्रॉपरली। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम देते हैं तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा इंसान तभी कर पाएगा जब हम उसे पावर देते हैं। इसी पावर को जब नीचे हम देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट। अब एक वर्ड है सेंट्रलाइजेशन, एक वर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन। कई बार जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं ना, वो कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं, वो किसी को नहीं देते। दिस कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन टॉप लेवल मैनेजर्स, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और कुछ पावर वो नीचे लेवल पे सबको बांट देते हैं, सारे जितने भी एम्प्लॉयज सबको कुछ 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 पावर दे दिया। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ये आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ा होगा। तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि टॉप लेवल मैनेजर्स अपने हाथ में कुछ ना कुछ पावर रख रहे हैं। द अथॉरिटी टू मेक इंपोर्टेंट डिसीजन, जो भी इंपोर्टेंट डिसीजन है ना वो अपने खुद लेते हैं, वो किसी और को काम नहीं देते करने के लिए, राइट। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन और सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबको थोड़ा थोड़ा सा बांट दिया, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो, सबको थोड़ा थोड़ा सा बांट दिया। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसमें कई बार कुछ वीडियो में मान लो टाइटल में कोई मिस्टेक है या फिर कोई टैग लगाना हो गया, इसके लिए क्लास एक एडिटर है जो इस काम को करता है। मैंने उसको बोल रखा भाई तुझे यूट्यूब चैनल पे टैग लगाने हैं, वीडियोस के कमेंट वगैरह में कोई देख लेना है थोड़ा बहुत, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो इनअप्रोप्रिएट है उसको हटा देना है, तो ये मैंने उसको बोल रखा है। तो ये काम करता है, ये काम तभी कर पाएगा ना जब मैं अपने चैनल का एक्सेस उसको दूंगा, पावर उसको दूंगा। तो मैंने उसको पावर दे रखा है, लेकिन वो किसी वीडियो को डिलीट नहीं कर सकता, चैनल को डिलीट नहीं कर सकता, ये पावर अपने हाथ में रखा है। मैंने कहा ये पावर तुमको नहीं दूंगा, तुम वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते मेरा, है ना। पता चले कोई पैसे देकर तुमको डिलीट करवा दे, या तुम्हारी कोई मुझसे अनबन हो गई तुम डिलीट कर दो, तो ये पावर मैं तुमको नहीं दे सकता। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। जब हम कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं कि यार ये हम काम किसी को नहीं करने देंगे, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। जो काम बांट देते हैं नीचे लेवल पे सबको बराबर बराबर, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब मन में एक आएगा सर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कुछ कुछ सेम सा नहीं है? डेलीगेशन भी वही है, डिसेंट्रलाइजेशन भी वही है, तो सेम नहीं है, अलग है। क्या अलग है मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए अ कंपनी शुड फॉलो अ मिक्स पॉलिसी। क्या हमें सारा पावर नीचे लेवल पे बांट देना चाहिए? नहीं।
क्या हमें सारा पावर खुद के पास रखना चाहिए? नहीं। तो हमें एक मिक्स पॉलिसी अपनानी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन की। मतलब कुछ पावर अपने हाथ में रखो जो इंपॉर्टेंट है, जो डिसीजन सिर्फ आप लोगे, कुछ पावर आप नीचे लेवल पे सबको बांट दो, जो काम आप दूसरों से करवाना चाहते हो। ठीक है। अब डेलीगेशन के 3 एलिमेंट होते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, दूसरा है अथॉरिटी यानी कि पावर, राइट, और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। तो जो जवाबदेही है ना वो नीचे से ऊपर जाता है, अपवर्ड, नीचे वाला ऊपर वाले को जवाब देगा, और जो अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे आती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी नीचे से ऊपर जाती है। जिम्मेदारी जो है वो नीचे से ऊपर जाएगी। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको ये पता होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही क्या होता है क्लास, बराबर होना चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही क्या होना चाहिए क्लास, इक्वल होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी बात है, ए ने बी को पावर दे दिया और ए ने बी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, लेकिन अभी भी ए को जिस बॉस ने काम दिया ए ही आंसरेबल होगा अगर काम नहीं हुआ तो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक इंसान, इसका नाम है क्लास सचिन, ठीक है। सचिन ने ए को कुछ काम दिया, ए ने वो काम नीचे लेवल पे दे दिया, बी ने काम पूरा करके नहीं दिया, तो जवाब अभी भी सचिन को ए ही देगा, बी नहीं देगा। यानी कि सचिन ए से पूछेगा कि भाई काम पूरा क्यों नहीं हुआ, तो ए ये नहीं कह सकता सर जी मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो बी को काम दे दिया और बी ने पूरा करके नहीं दिया। यार ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता, इसको ही जवाबदेही देनी पड़ेगी, इसको ही आंसर देना पड़ेगा। तभी आपने देखा होगा कहीं लॉ एंड ऑर्डर भंग होता है ना, तो जो पुलिस कमिश्नर होता है ना उसको जवाब देना पड़ता है, क्लास डीएम को या फिर सीएम को उसको आंसर देना पड़ता है। वो ये नहीं कह सकता भाई नीचे लेवल वालों की गलती है, कभी नहीं। तो जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी मतलब पता क्या होता है, आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। अकम्प्लिश मतलब होता है पूरा करना, नॉन अकम्प्लिश मतलब पूरा ना करना। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है क्लास, की आंसर करना फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आपको आंसर देना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। अगर इसको काम मिला ये नीचे लेवल पे कितना ही बांट दे, लेकिन आंसरेबल यही होगा। आपको अपने बॉस को आंसर देना है, आप ये नहीं कह सकते मेरे नीचे वाले ने काम नहीं किया तो मैं क्या करूं, ऐसा नहीं कह सकते, आप ही को आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, डिफरेंस पढ़ेंगे लास्ट में, बट उससे पहले रिलेशनशिप। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। थोड़ा तो मैं समझाता हूं होता क्या है। ए को काम मिला, ए ने वो काम बी को दे दिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। जब काम दो लोगों के बीच बंटवारा हो रहा हो, जब ए ने बी को पावर दे दिया, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। अब बी ने हर लेवल के मैनेजर को बुला लिया और उनको पावर दे दिया, ठीक है, मान लो सी डी ई एफ जी एच आई सबको बराबर बराबर पावर बांट दिया, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब जहां पे दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जहां पे ए और बी में ही पावर शेयर किया जा रहा है, दो ही लेवल है, दो ही लोग है, इसको बोलते हैं डेलीगेशन। जब मल्टीपल लेवल यानी कि मिडिल भी आ गया, लोअर भी आ गया, सब लोगों के बीच में पावर इक्वली शेयर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन है। पहले डेलीगेशन होता है, उसके बाद में जाके डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सो डिसेंट्रलाइजेशन is the extension of delegation. In delegation, the authorities share between two person, ठीक है, that is manager and subordinate. Whereas in decentralization, many people at every level are involved. That is director, production head, production manager, supervisor. हर कोई involve हो जाता है, ठीक है, ये relationship है. Second, delegation is necessary in every organization, but decentralization is not. कोई भी इंसान सारा काम खुद कर ही नहीं सकता, तो उसे कुछ ना कुछ तो नीचे से काम करवाना ही पड़ेगा। तो डेलीगेशन तो हर कंपनी के अंदर जरूरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं। अगर कोई छोटी कंपनी है तो वो सारे लेवल को बराबर बराबर पावर नहीं बांटेगा, वो दो लोग ही काम को पूरा कर देंगे। तो डेलीगेशन नेसेसरी है बट डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी नहीं है। एवरी मैनेजर हैज टू शेयर सम अथॉरिटी टू द लोअर लेवल टू गेट वर्क डन फ्रॉम देम. No manager is expert to do all the activity in the organization, so delegation is necessary, but decentralization is required when an organization grow and expand. When delegation is extended, then it creates decentralization. तो decentralization जरूरी नहीं है, ठीक है। अब importance of delegation.
डेलीगेशन के इंपोर्टेंस क्या है, डेलीगेशन के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला, ये क्लास सारे के सारे फायदे 6 के 6 पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। सीधी सी बात है, अगर मैं अपना इंपॉर्टेंट काम किसी से करवा रहा हूं तो उसको मोटिवेशन तो मिलेगा ना कि हाँ यार मेरे बॉस ने मुझे चुना है इस काम को करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं क्लास मोटिवेट होगा काम को करने के लिए। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन डेलीगेशन, when manager sharing his responsibility and authority with the subordinate, it motivate employees to perform their best ability. This is kind of non financial incentive. इन अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो ये एक तरीके का ना नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, मतलब बिना पैसे दिए भी हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं उससे अपना इंपॉर्टेंट काम करवा के, ठीक है। अगला है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होता है। अगर आप अपने बॉस का काम बार बार करते रहोगे तो आपके अंदर भी एक वही टैलेंट आ जाएगा बॉस बनने वाला, तो आपका डेवलपमेंट भी होगा। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जो कंपाउंडर बैठा रहता है, कई बार वो भी तुम्हें दवाई बता देता है और सेम दवाई बताता है जो डॉक्टर बताने वाला है आपको, तो वो डेवलपमेंट है, काम करते करते एक्सपर्ट बन जाते हो आप। अगला है रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। अपना डे टू डे रूटीन का काम मैनेजर आपसे करवा लेता है सबॉर्डिनेट से, तो क्लास वो फ्री हो गया, उसका जो वर्कलोड है ना वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। In delegation, the manager are allowed to share their responsibility and work with their subordinate, which reduce the workload of manager. अगला effective management, जब मैनेजर अपना डे टू डे का काम नीचे लेवल पे बांट देते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं क्लास इंपॉर्टेंट मैटर पे फोकस करने के लिए। छोटा मोटा काम उन्होंने करवा लिया दूसरों से, अब वो इंपॉर्टेंट काम जो है वो खुद करेंगे, जिससे क्लास मैनेजमेंट भी इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट, इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन मैनेजर पासेस देयर रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट सो दैट दे आर फ्री टू कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स which help them to take correct decision on critical matter। तो क्रिटिकल मैटर पे वो क्लास सही डिसीजन ले सके, उसमें उनकी हेल्प करता है। अगला है फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। डेलीगेशन एक ऐसी चीज है जिससे वर्कर का डेवलपमेंट भी हुआ, मोटिवेशन भी हुआ, कोऑर्डिनेशन भी हुआ, मैनेजर का खुद का भी डेवलपमेंट हुआ, सुपरविजन करना आसान हो गया। जब इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। इन दिस प्रोसेस मैनेजर डेलीगेट responsibility according to the qualification or subordinate. This leads to employees development and organization growth. Better coordination, बिना बातचीत करे तो पावर नीचे लेवल पे दे नहीं दोगे, पावर को देने के लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी बनता है। Decentralization delegation need better coordination in the process of sharing authority and responsibility. Manager develop coordination to do so. तो यहाँ पे क्लास दोनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे डेवलप होता है। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे सिस्टमैटिक तरीके से सबको आप पावर बांट रहे हो। डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन मतलब इक्वल एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल यहाँ पे इंगेज है, दो लेवल नहीं है, हर लेवल है। हियर एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर इन द अथॉरिटी। तो टोटल पावर में सबको थोड़ा थोड़ा पावर बांटा जाता है हर लेवल के मैनेजर्स को। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अब उसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहला importance of decentralization में developing initiative among subordinate, passing of authority at middle level and lower level show the trust and faith of the top level in their subordinate। अगर आप नीचे लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रहे हो, काम बांट रहे हो, तो फेथ भी कहीं ना कहीं शो हो रहा है। एंड दिस ट्रस्ट एंड फेथ मोटिवेट द एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल एज दे आर अलाउड टू टेक डिसीजन विदाउट सीकिंग द प्री अप्रूवल ऑफ द सुपीरियर। तो सुपरवाइजर से प्री अप्रूवल नहीं लेना, आपको सारा का सारा काम खुद करना है। तो ऑब्वियसली क्लास इससे मोटिवेशन भी आएगा, इससे डेलीगेशन जैसा ही है, थोड़ा बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसके। अगर आप इंपोर्टेंस में देखो डेलीगेशन जैसा है, बस फर्क क्या है, वहां पे 2 लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और डेलीगेशन वर्कलोड कम करने के लिए होता है, बस कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा तो नीचे लेवल पे दे दिया। बट डिसेंट्रलाइजेशन का मेन मोटिव वर्कलोड कम करना नहीं है, सबका पार्टिसिपेशन है कि हम सब मिलके काम करेंगे। तो पहला क्या है? मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये हमने पढ़ ही लिया है क्लास, यहाँ पे मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय सेम क्लास, ये पॉइंट है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि जब टॉप लेवल मैनेजर्स काम को नीचे लेवल पे दे रहे हैं, उस काम को पूरा करने के लिए पावर दे रहे हैं, तो वो शो करता है कहीं ना कहीं कि वो आप पे भरोसा कर रहे हैं और वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर है, तो आप भी मोटिवेट हो जाते हो काम को अच्छे से करने के लिए। सेकंड इज डेवलप मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर।
फ्यूचर के लिए एक मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होता है, यानी कि आप फ्यूचर के मैनेजर बन सकते हो, मैनेजर का काम करते करते आप फ्यूचर के मैनेजर बन सकते हो। इन डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स वर्किंग एट लोअर एंड मिडल लेवल ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन। They get the experience of performing activity of top executive and learn to manage the authority given to them। तो वो भी डिसीजन लेने लाइक फ्यूचर में बन जाते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, टॉप लेवल मैनेजर्स ने रूटीन वर्क को नीचे लेवल पे सबको बांट दिया, तो वो फ्री है क्लास, कंसंट्रेट करता है इंपॉर्टेंट मैटर्स पे और डिसीजन फास्ट ले सकता है। इन डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस द डिसीजन मेकिंग इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड इन फ्यू हैंड ओनली, बट डिसीजन मेकिंग पावर इज इंट्रस्टेड टू ऑल द मैनेजर who are taking actions or performing the activity। This leads to faster decision। बहुत सारे लोग भी इंगेज होते हैं जिनको नीचे लेवल पे आपने पावर दिया है काम करने के लिए, उनकी भी हेल्प लगती है और आप भी फ्री हो रूटीन वर्क से, तो डिसीजन फास्ट आता है। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर रूटीन वर्क को नीचे दे देते हैं तो क्लास उनको थोड़ा सा रिलीफ रहता है। ये सेम पॉइंट डेलीगेशन के अंदर भी था। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, सेम पॉइंट डेलीगेशन के अंदर था, डिसेंट्रलाइजेशन में भी है कि जब आप काम को नीचे लेवल पे बांटते हो तो नीचे वाले भी डेवलप करते हैं, आप भी फ्री रहते हो इंपॉर्टेंट मैटर पे फोकस करने के लिए, तो एम्प्लॉय ग्रोथ हो गया, एम्प्लॉयर ग्रोथ हो गया, तो फुल ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होता है। बेटर कंट्रोल, इन डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल take their own decision and they are personally accountable for their decisions। तो आपको पावर दे दिया, आप decisions लो, लेकिन आप accountable हो गए, आपको जवाब देना पड़ेगा कुछ गलती हुई तो। they cannot pass the blame to the superiors। तो blame ऊपर पास नहीं कर सकते, भाई आपको पावर दिया है, आप ही जिम्मेदार हो। with decentralization better control can be exercised through मतलब स्कोर कार्ड वगैरह बनाया जाता है जिससे क्लास कंट्रोल अच्छा किया जाता है। सबको पावर दे दिया, सबका एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है तो कंट्रोल रहता है। तो ये एक नेक्स्ट डिफरेंट पॉइंट है डेलीगेशन से, बेटर कंट्रोल। लास्ट है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से पक्का एक क्वेश्चन आएगा और केस स्टडी आएगा, ठीक है। पार्टीज इन्वॉल्व की बात करें तो यहाँ पे 2 पार्टी इन्वॉल्व होता है डेलीगेशन में। डिसेंट्रलाइजेशन में क्लास सारे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं, सारे डिपार्टमेंट के, सारे लेवल के। जॉब डेलीगेशन इज रूटीन जॉब, डे टू डे वर्क है, लेकिन ये वन टाइम डिसीजन है, रोज नहीं होता ये। फ्रीडम ऑफ एक्शन, लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन। डेलीगेशन में 2 लोग होते हैं तो ए नजर रखता है बी के ऊपर, तो फ्रीडम थोड़ी कम रहती है। डिसेंट्रलाइजेशन में बी ने सबको बराबर बराबर पावर बांट दिया है, तो जिसकी वजह से क्लास जो फ्रीडम है ना वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है। स्कोप ये नैरो है, छोटा स्कोप है, 2 लोगों में पावर बांटा गया। ये वाइडर है, बहुत सारे लोगों में पावर बांटा गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। डेलीगेशन हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन कौन करता है, ध्यान रखना यही डिफरेंस है, की डिफरेंस। 2 लेवल, टॉप लेवल मैनेजर ही करेगा, इसे हर कोई भी कर सकता है, कोई भी नीचे लेवल पे दे सकता है अपने नीचे जो काम कर रहा है उसके, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन हमेशा टॉप लेवल मैनेजर ही करते हैं। पर्पस की बात करें, ये वर्कलोड कम करने का मेन पर्पस है। यहाँ पे क्लास ऑटोनॉमी देना, सबके रोल को बढ़ाना, सबका पार्टिसिपेशन करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। ग्रांट अथॉरिटी, यहाँ पर अथॉरिटी कौन देगा, जो तुम्हारे जस्ट ऊपर है। सी को अथॉरिटी कौन देगा, बी, जस्ट जो ऊपर है वो डेलीगेशन है, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी कौन देता है, टॉप। डिसेंट्रलाइजेशन करता कौन है, टॉप लेवल मैनेजर्स। डेलीगेशन कोई भी कर सकता है, जो तुम्हारे नीचे तुम उसे पावर दे दो, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, उससे काम करा लो, लेकिन ये कौन करेगा, एक बार होता है बस, ये रूटीन नहीं होता बार बार, सबको काम देना एक साथ। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, जो दिया जाता है यहाँ पावर, टॉप लेवल मैनेजर द्वारा पावर दिया जाता है, राइट। बस ये चैप्टर क्लास यहीं पे खत्म। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, तो लगभग 1 घंटे के आसपास मान लो हमने टाइम इसको लिया, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट कोई दिक्कत मुझे पूछना, पूरा चैप्टर लर्न करना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से आना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना जरूर, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।